हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी जो वीडियो है, सीरीज का चौथा वीडियो है। सीसेट डेली प्रैक्टिस सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है। अभी हमारे पीवाई क्यूज चल रखे हैं और धीरे धीरे इन पीवाई क्यूज से हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पर भी शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अभी अभी कुछ दिनों के लिए तो सिर्फ पीवाई क्यूज पर हमने फोकस रखा है अपना। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो चूंकि ये पीवाईक्यू सिर्फ सीएससी एग्जाम के ही नहीं होंगे, इसमें यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, और जिनमें इस तरीके के पीवाईक्यूज हैं जो सीसेट में उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस उन थीम्स पे, तो वहीं से भी पिक किए गए हैं। तो अभी तो और इस तरह की बात करें तो बेसिक्स आपको मैक्सिमम ऐसे लगेंगे कि जैसे अभी देखने में ऐसे लगेंगे कि सीधे वन ABCD ऑप्शन दिख रहे हैं, बेसिक्स से क्वेश्चन नहीं। ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन है ना, जब आप हम सॉल्यूशन करने जाते हैं तब आपको समझ में आता होगा कि बेसिक तो दिखते हैं, लेकिन बेसिक से एडवांस की तरफ है। 10 क्वेश्चन अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उनमें 2 से 3 जो हार्ड लेवल, मीडियम और बेसिक्स के भी हैं। धीरे धीरे ना हम शिफ्ट कर जाएंगे किसके तरफ, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। अभी स्टार्टिंग की शुरुआत की क्लासेस हैं, हमें फ्लो मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के, क्योंकि कुछ आपकी डिमांड थी कि क्वेश्चंस इंग्लिश में भी साथ में लगे हुए होने चाहिए, तो हमने इंग्लिश में भी मैंने कोशिश की आज इनको उस तरीके से सेटअप करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट डिजिट है उसके हमने पहले भी काफी सारे कंसेप्ट हैं वो पढ़े हैं, और आज का जो ये क्वेश्चन है ये भी यूनिट डिजिट, पहले की जो शुरुआत है वो भी यूनिट डिजिट से ही है। तो मैंने बहुत सारे रूल बताए थे पिछली ही क्लास में, मतलब जो सेकंड नंबर वाली क्लास में, उसमें बहुत सारे रूल बताए थे यूनिट डिजिट की। तो उसमें अगर आपने देखा होगा और आपको याद होगा, तो मैंने 2 के लिए एक रूल बताया था कि पावर में जितना कुछ हो ना उसमें 4 का भाग देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको, फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा उसको रखेंगे 2 के ऊपर, मतलब 2 की घात के रूप में रखेंगे। और जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। तो चूंकि एक तो तरीका ये हो जाएगा कि हम इसको 2 की पावर के ऊपर, चूंकि लास्ट में 2 है तो 2 की पावर के ऊपर सब कुछ है रखा हुआ है, ये 9 × 7 × 5 वगैरह। तो एक तो तरीका ये होता है इन सारे को गुना करके फिर से हम 4 का डिवाइड करें, लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या रहने वाला है, उससे भी आसान तरीका ये रहेगा कि हम एक एक में 4 का भाग दे देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा ना लास्ट में फाइनल, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, फाइनल आंसर तक। तो देखो 9 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचने वाला है। इसी प्रकार 7 में देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 5 में देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 ऐसे कैसे, क्योंकि 3 और 1 है, वो 4 से छोटी संख्या, ये ऐसे कैसे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं सारे रिमाइंडर्स को तो फिर से आता है 9, 9 आता है। और जैसे ही हम इसमें फिर से 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 की पावर 1, यानी 2 ही आता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 आता है, और जैसे ही 2 की पावर 1 करते हैं तो जो लास्ट डिजिट हमारा बच जाएगा ना, इकाई का अंक, सॉरी इकाई का अंक जो बच जाएगा यूनिट डिजिट, वो क्या बच जाएगा, वो 2 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले का ए है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप पिछली जो सीरीज है उसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट, सभी जो डिजिट है उनके यूनिट डिजिट कैसे निकाले जाते हैं वो मैंने बताया है। आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जो 1186 को विभाजित करने पर जिनसे शेषफल क्या आ जाए, 31 आ जाए। मैं आपसे एक बात समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझोगे कि किसी भी संख्या का शेषफल तो 31 कब आ सकता है। 31 जब आ सकता है कि जब उसके टोटल जितने जिन जिन मतलब 1186 है, उसका शेषफल 31 है। तो अगर इसके शेषफल को घटा दें, शेषफल को इसमें से घटा दें, तो जो संख्या बचेगी, जैसे 1155 है, अभी 1155 है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या है ना, जिन जिन संख्या का इसमें भाग जाएगा, जितनी संख्याओं का इसमें भाग जाएगा ना, तो 1155 में तो कंप्लीट जाएगा। और अगर 1186 में उन संख्याओं को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो हम पहले इसके हम गुणनखंड निकालते हैं कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनका भाग किसमें 1155 में जाता है तो पूरा पूरा जाता है, और 1186 में जाता है तो कितना, 31 इस पर बच जाता है। 1155 का जैसे ही हम रिमाइंडर लेंगे तो सबसे पहले 5 से जा रहा है भाग, कितना आ जाएगा, 231 आ रहा है। फिर 3 से देंगे तो फिर आ जाएगा 77, फिर 7 का चला जाएगा, फिर 11, 11 और 1। तो ये आ जाएगा क्या, 1155 के टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे। टोटल फैक्टर निकालना मैंने कल आपको सिखाया था कि जो गुणनखंड हमारे आए हैं जिनका भाग जा रहा है उनकी जितनी पावर है उसका 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1155 की अगर
पार्ट्स देखें, टुकड़े कितने हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ये टुकड़े हो रहे हैं। इनकी सबकी घात क्या क्या है, एक है और जबकि गुणनखंड निकालेंगे ना, गुणनखंड निकालेंगे वो कितने आ जाएंगे, इनकी पावर एक एक है, तो एक पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 बार 4 बार आ जाएगा 2, और 2 को 4 बार गुना करेंगे तो टोटल रिमाइंडर कितना आएगा, 16। इसका मतलब क्या है कि 16 संख्याएं ऐसी हैं जिनका भाग 1155 में तो पूरा पूरा जाएगा, और 1186 में अगर हम उन संख्याओं का भाग देंगे तो 31 क्या आएगा, शेष पर बच जाएगा। हमें वही बतानी है कि कितनी है, तो 16 संख्याएं हैं, लेकिन इन 16 में से ना हमें वो संख्या इकट्ठानी होंगी जो 31 से छोटी है, क्योंकि 31 से छोटी संख्याओं में जो आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है, वो 31 कभी नहीं आएगा, उससे छोटा आ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। अगर हम किसी भी संख्या में किसी का भाग देते हैं, जैसे 55 ले लिया हमने, 55 में हम 7 का भाग दे रहे हैं, तो इसमें ना 7 से ऊपर का रिमाइंडर कभी भी नहीं आ सकता। 7 भी आएगा तो कंप्लीट भाग चला जाएगा, 0 रिमाइंडर हो जाएगा। मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 तक रिमाइंडर आ सकता है। तो जैसे देखो, इसमें भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 6, 49 तक भाग चला जाएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। किसी भी संख्या में हम जिस संख्या का भाग दे रहे होंगे ना, तो उससे एक छोटे अंक तक रिमाइंडर बच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बचेगा। तो इन 16 में से वो संख्याएं हम घटा देंगे जिनका रिमाइंडर जो मतलब 31 से छोटी है, क्योंकि छोटी है तो रिमाइंडर 31 कभी आ नहीं सकता, 31 से बड़ी होंगी, और फिर उनमें हम 1186 में भाग देंगे तो 31 बच सकता है। तो टोटल ये संख्या जो है, हमें पता कैसे चलेगा ये संख्या कहाँ से लेके आएंगे, ये छोटी वाली संख्या ये हमें लेके आएंगे। इन टोटल तो फैक्टर 16 है, इन 16 में से हम ये जो पार्ट्स हमारे आए हैं ना 1155 की, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, इन सभी के कॉम्बिनेशन से, एक एक के दो के कॉम्बिनेशन से इस तरीके से हमें संख्याएं बनानी है जो 31 से छोटी हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, गुणनखंड 16 है, 16 में मतलब खुद आएगा एक, तो एक आ जाएगा, रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ, एक आ सकता है। इसके अलावा एक आ गया, फिर 3 का भाग जा सकता है, 5 का आ सकता है, 7 का आ सकता है और 11 का आ सकता है, ये तो खुद दे रखा है। ये 31 से छोटी संख्या 4, तो ये एक खुद हो गया। इसके अलावा 5 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है, यानी 15 का भी जा सकता है, 5 3 15 है, और 7 3 21, 7 का और 3 का जा रहा है यानी 21 का भी जाएगा, है ना। इसी प्रकार देखोगे आप तो 7 5 35 ज्यादा हो जाएगा, और 11 5 55, मतलब इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी। कितनी संख्याएं बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 संख्याएं ऐसी बन सकती हैं इनकी गुणनखंडों में से जो किससे 31 से छोटी है। टोटल संख्या कितनी आई थी, 16, उसमें से 7 क्या है, 31 से छोटी। तो जो रिमाइंडर बच जाएंगे ना, शेष 9, जो गुणनखंड बच गए 9, वो ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जिनमें अगर 1186 में हम भाग देंगे ना उन 9 संख्याओं का, तो रिमाइंडर 31 आ सकता है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा टोटल इन 7 के अलावा अगर हम और संख्या बनाएं जो 31 से बड़ी हो, तो वो बन सकती हैं क्या क्या। तो हमने माना क्या क्या है, इसके पार्ट्स हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 है। तो ये बड़ी जो 9 संख्याएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, देखो, एक हो सकती है 7 5 35 हो सकती है, दूसरी 11 को 33 से 3 से मल्टीप्लाई करो 33 हो सकती है, 77 हो सकती है। इसके अलावा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 हो सकती है, 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब तो ये और भी बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 7 5 35, 35 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है, 105। इसी तरीके से 9 संख्या हो जाएंगी, बड़ी संख्याएं होंगी, इनका रिमाइंडर 31 आ सकता है। तब जब हम 1186 में भाग देंगे इन संख्याओं का, तो टोटल कितनी, ये 9 हो जाएंगी। तो ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ आया होगा। इस कंसेप्ट पे भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 कथन दे रखे हैं, उनके बाद प्रश्न पर हमें विचार करना है। तो कथन स्टेटमेंट 1 क्या है, पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या। क्वेश्चन तो क्या है, हमें क्वेश्चन पढ़ना पहले। क्वेश्चन पूछ रखा है क्या पी और क्यू 2 विषम संख्या, पी मल्टीप्लाई क्यू यानी पी मल्टीप्लाई क्यू क्या विषम पूर्णांक है, यदि इनको गुणा करने पर विषम संख्या आती है पूर्ण, और जो कि है क्या, स्टेटमेंट 1 के बेस पर देखें हम, तो स्टेटमेंट 1 के बेस पे हम देखें तो देखो पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 हो सकती है, इसी प्रकार चलती रहेगी, है ना। तो पी और क्यू ये दे रखा है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या विषम संख्या आती है। अब देखो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, है तो अभाज्य संख्या, नहीं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब कि विषम नहीं आ रहा, सम आ रहा है। वहीं अगर 3 और 5 को गुणा करें तो क्या आता है, 15 आता है, 15 आता है यानी विषम संख्या है, और इससे सम आ रही है, मतलब कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने पहले भी समझाया था कि इसमें अगर हर कंडीशन में सेम आंसर आ रहा है, एक सटीक आंसर आ रहा है, तो ही वो हमारा आंसर सही हो पाएगा। तो क्या इस एक से हम आंसर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, क्योंकि सम भी आ रहा है विषम भी आ रहा है, हम आंसर बता ही नहीं पा रहे कि विषम है या नहीं, तो एक से तो नहीं आएगा। अब देखो दूसरे से देखते हैं,
स्टेटमेंट 2 से देखते हैं। स्टेटमेंट 2 देख रहा है पी प्लस क्यू विषम पूर्णांक है, पी प्लस क्यू विषम पूर्णांक है। अब इसमें हम इसको बिल्कुल भूल जाना है अभी के लिए। पी और क्यू विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक कब आएगा? कोई भी जब ओड संख्या है उसमें क्या इवन इवन जोड़ दे, इवन जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? ऑलवेज क्या आएगा? ओड ही आएगा, ओड ही आएगा। जैसे कि 3 है, 3 में इवन मतलब 2 जोड़ दो 5 आएगा, 4 जोड़ दो 7 आएगा, 9 जोड़ दो 8 जोड़ दो तो क्या जाएगा? 11 जाएगा। मतलब किसी विषम संख्या में आप सम संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा? ऑलवेज क्या आने वाला है? विषम संख्या ही आएगा। तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि क्या, कि इस स्टेटमेंट के बेस पे हम कह सकते हैं कि जो p प्लस क्यू है, p मल्टीप्लाई क्यू है ना। अब देखो एक ओड लिया हमने, एक इवन लिया है ना, तो हमारा विषम पूर्णांक है। कब आ रहा है? इस तरीके से आ रहा है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से एक संख्या क्या हो रही है? ओड है, और एक क्या है? इवन है। तभी तो क्या आ रहा है? ओड आ रहा है। ये स्टेटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है p मल्टीप्लाई क्यू क्या विषम पूर्णांक है। हमने एक ओड माना, एक ओड मतलब एक विषम संख्या है, और गुणा क्यू की जगह एक क्या है? इनमें से एक क्या है? इवन है, सम है। ये हमें किसमें? स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है। अब जब हम किसी भी सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं ना, तो ऑलवेज क्या आते हैं? सम संख्या ही आती है, इवन नंबर ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ओड ले लो 3 ले लो, और मल्टीप्लाई इवन को 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, जो मर्जी ले लो, जो संख्या आएगी ना वो हमेशा सम संख्या आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि p प्लस क्यू एक विषम पूर्णांक है, अगर ये दिया हुआ है, ये सही है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू क्या होगा? विषम पूर्णांक नहीं होगा। हमें ये मतलब नहीं है कि आंसर हमारा आई यस में ही आई, हमें बस ये समझ आ जाना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में या फिर आंसर आना चाहिए ना आना चाहिए। तो हमारा स्टेटमेंट 2 से क्या आ रहा है कि विषम पूर्णांक क्या होगा? विषम पूर्णांक नहीं होगा। कब? जब p प्लस क्यू विषम पूर्णांक हो। तो एग्जैक्ट आंसर स्टेटमेंट 2 से आ रहा है। तो अब देखो हम ऑप्शंस पे पढ़ेंगे ना, तो हमें जो ऑप्शन पढ़ेंगे, पहले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले S1 पर्याप्त है। कहाँ से पर्याप्त है? हमने किया था S1 से आंसर आ ही नहीं रहा, गलत है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले S2 ही पर्याप्त है। ये बिल्कुल सही है। हमने कहा कि S2 के बेस पर हम आंसर दे पा रहे हैं कि ये क्या है? विषम संख्या नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। S1 और S2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, ऐसा भी कहीं पे नहीं है। और जब एक से ही आंसर आ रहा है तो दोनों को मिलाने की क्या ही जरूरत है? तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो जब एक धावक किसी दौड़ को 12 किलोमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे बताया गया है कि उसने 80 मीटर जो मतलब यानी 12 किलोमीटर है ना, जब कोई रेसर जो रनर है वो 12 किलोमीटर दौड़ चुका है, तब उसको बताया गया है कि अभी तक आपने कितनी 80% ही रेस की है, अभी तक कंप्लीट की है, यानी आपकी 20% बची हुई है अभी। तो इस स्पर्धा में इस धावक को कितने किलोमीटर की दौड़ कितने किलोमीटर दौड़ना था, मतलब यदि कितने किलोमीटर का 80% 12 होता है, हमें ये बताना है। तो 80% किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो हम कितना हमें निकालना है? 100% कितना था, मतलब 80% कितना आया है? 12 किलोमीटर। तो 100 कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा 12 बटे 80 इधर आ जाएगा, 80 इधर आएगा तो 1% हो जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको एक तरीका और बता दूंगा। ये तो सिंपल तरीके जो मतलब सूत्र के तरीके से कर सकते हैं ना, फॉर्मूला टाइप से कर सकते हैं कि 80% का मतलब 12 किलोमीटर है, तो 12 बटे 80 मल्टीप्लाई 100 इससे करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 से 10 कट गया, ये आ गया 2, ये आ गया 3, और 30 में 2 का भाग देंगे, यानी 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी। 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी। इसका मतलब है कि 15 किलोमीटर का उसने अभी 80% ही भागा है, 80% भागा है, यानी 12 किलोमीटर वो भाग चुकी है। तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को ना हम सीधे वैसे भी कर सकते हैं। किससे? क्योंकि 80% का मतलब होता है ना कि 12 किसके बराबर है? 80% के बराबर है, यानी कि 80% का मतलब हो गया, इसको 20-20 के पार्ट्स में तोड़ ले तो 4 पार्ट्स में टूट जाएगा। ये 20-20-20-20 80 हो गया। इसको भी 4 पार्ट में तोड़ लेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 3-3-3-3, मतलब हर पार्ट में 3 किलोमीटर चल रहे हैं ना। ये आपको समझ आ रहा होगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसको भी 20-20 में 4 पार्ट्स में तोड़ लिया, ये 20% किसके बराबर? इसका देखो, इसको 12 को भी 4 पार्ट में तोड़ेंगे तो 3-3-3 आएगा, यानी कि 20% किसके बराबर है? 3 किलोमीटर के बराबर हो गया ना। 80 भाग चुका है, कितना बचा हुआ है? 20 और बचा हुआ है, यानी कि 3 किलोमीटर और बचा हुआ है। 12 वो कंप्लीट कर चुका है, प्लस 3 और बढ़ जाएगा 20% का, कितना आंसर हो जाएगा? 15। तो एक ये तरीका हो गया। एक तरीका हो रहा है इस तरीके के क्वेश्चन को करने के कि आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन में देखेंगे तो 15 है ना, तो 15 का हम 80% निकाल के देख लेंगे। अगर 12 आ जाएगा ना हमारा, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो हम 15 का 80% निकालेंगे ना, तो हमारा 12 ही आंसर आएगा। जैसे 15 का 80% कैसे निकालेंगे? 15 मल्टीप्लाई 80/100। इस तरीके से हम इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो जो राइट आंसर आने वाला है वो 12 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है कि बी आंसर इसका सही आंसर। ये 3 तरीके मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें,
तो एक थैले में 20 गेंदे हैं, 8 हरी गेंदे हैं। टोटल गेंदे कितनी है? टोटल है कितनी? 20 है। ग्रीन कितनी है? 8 है। रेड कितनी, सॉरी वाइट, सफेद वाइट कितनी है? डब्लू वाइट कितनी है? 7। और रेड कितनी है? 5 है। अब इसमें से पूछा है कि आंख बंद करके हम आंख बंद के इस थैले में हाथ देंगे आंख बंद करके और बॉल निकालते हैं, तो मतलब बिना किसी को भी बिना बदले हुए, जिससे सुनिश्चित हो कि प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकाली। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, कि बैक में ग्रीन 8, व्हाइट 7 और रेड 5, 5 बोले हैं, और टोटल बॉल कितनी हो गई? 20 हो गई। वो हाथ देता है आंख बंद करके, और जैसे जैसे बॉल निकालना स्टार्ट करता है, तो हमारे कितने कम से कम प्रयास होंगे कि हर कलर की एक बॉल तो निकल ही जानी चाहिए। हर कलर की एक बॉल कैसे निकल सकती है? देखो, पहले हम ये मान ले कि मैक्सिमम, जैसे पहले 8 गेंदे हैं किसकी? ग्रीन की। पहली बार उसने हाथ दिया, मान लेते ग्रीन आया, ग्रीन आया। दूसरी बार उसने हाथ दिया, फिर भी मान लेते हैं ग्रीन आया। फिर तीसरी बार हाथ दिया, फिर आ गया व्हाइट आ गया, फिर रेड आ गया, फिर ग्रीन आ गया। इस तरीके से देखेंगे तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना कि शुरू के 3 में ही आ जाएगा, क्योंकि फिर से भी ग्रीन आ सकता है, चौथे में भी ग्रीन आ सकता है, पांचवें में भी ग्रीन आ सकता है। यानी कि सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने? एक बार तो 8 आ सकते हैं, 8 तक ग्रीन आ सकती है। 8 तो 8 ग्रीन आ गई, मतलब एक कलर की हो गई। इसके बाद मान लेते हैं हम व्हाइट आना स्टार्ट हो गया। अब ये मत सोच लेना कि जरूरी है वो ही आएंगी सब, यादृच्छिक रूप से उठा रहे हैं हम। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चांस हो सकता है वो मान रहे हैं। स्टार्टिंग में 8 बार से हमारी सिर्फ ग्रीन ही आई, दूसरी बार हमने 7 बार रेगुलर डाला, अगली 7 बार सिर्फ और सिर्फ क्या आई? व्हाइट आई। मैक्सिमम जो वैल्यू है ना वो ही आ सब, वो लेंगे पहले, छोटे वाले को सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि जो छोटी वाली वैल्यू है ना उसका मतलब हो जाएगा कि सब मैक्सिमम निकल चुकी बड़ी। मतलब कि अब ग्रीन और व्हाइट है 15 प्रयासों में कंप्लीट निकल चुकी होंगी हमारे हिसाब से। मानते हैं कि अभी तक रेड एक भी नहीं आई। अब हम जो नेक्स्ट अगला एक प्रयास करेंगे ना, अगला एक ही प्रयास 15 में हमने मान लिया कि ग्रीन और व्हाइट आ चुकी है। नेक्स्ट हम अगला एक प्रयास करेंगे, उसमें क्या आएगी? रेड आएगी। रेड आएगी, इसका मतलब क्या हो गया? ग्रीन भी बॉल हो गई और व्हाइट भी बॉल हो गई, और रेड, तीनों कलर की कम से कम एक तो हो ही गई। कम से कम का मतलब होता है एक तो है, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो यानी कितने प्रयास मिनिमम करने पड़ेंगे अपने? हमें 8 और 7 15 और 16 प्रयास हमें मिनिमम करने होंगे। किसके लिए? कि ताकि एक रंग की, कम से कम एक रंग की एक गेंद निकाली जा सके। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ चूहे बिल्लियां हैं, चूहे को हम डिनोट करें यदि रेड से, तो कुछ रेड्स क्या हैं? कुछ रेड्स क्या हैं? कुछ रेड्स है कैट, कैट यानी बिल्ली। तो कुछ चूहे क्या हैं? बिल्ली हैं। इसका ये इस तरीके से बन जाएगा। कुछ बिल्लियां डॉग, कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां कैट हैं, वो क्या है? डॉग। ये डॉग हो गए। कुछ कैट क्या हो गए? डॉग। इसका इस तरीके से बन जाएगा। कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। एक तो हम अलग से बना दे गाय को, काऊ। एक ये भी बन सकती है ना कि कुत्ता गाय नहीं है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ है ना कि रैट और जो बिल्ली है वो गाय है या नहीं है। तो हम इसको एक कंडीशन ये भी बन सकती है, ये रैट था, ये कैट थी और ये डॉग था। अब ये देखो डॉग, कोई भी इसमें इतना दिया है कि कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। अब देखो कुत्ते से हमें कोई रिलेशन नहीं, लेकिन रैट और ये जो कैट और रैट है ये तो हो सकता है ना काऊ। एक कंडीशन ये बन गई, 2 कंडीशन बन रही है हमारी। तो अब देखते हैं निष्कर्ष, देखते हैं पहला वाला निष्कर्ष क्या कहता है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। कोई भी जो गाय है वो बिल्ली नहीं है। देखो कोई भी गाय, काऊ, बिल्ली नहीं है। देखो हमारे सेकंड वाले, देख पहले वाले के हिसाब से तो ये सही है, उसने कहा कि कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। लेकिन हमने सेकंड वाला जो बन रहा था और सेकंड स्थिति जो बन रही थी उसके हिसाब से देखे थे कि ये कैट्स हो गई और ये काऊ हो गई, मतलब कुछ जो बिल्लियां हैं ना वो गाय हैं। तो इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से ये जो कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? निष्कर्ष गलत हो जाता है। एग्जैक्ट आंसर आया नहीं, सटीक आंसर हमें चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा। दूसरे की बात करें, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। कोई भी कुत्ता, कुत्ता यानी डॉग, डॉग क्या नहीं है? चूहा नहीं है। देखो पहली कंडीशन के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसमें ना एक कंडीशन हम और बना सकते हैं जो शायद मैंने मिस कर दी। एक कंडीशन ये बन सकती है इसमें, वो कैसे बन सकती है? देखो पहला इसमें कहा था कि कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ रेड क्या है? कैट हैं, कुछ बिल्लियां हैं। लेकिन कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां मैंने इधर बनाई। ये स्टेटमेंट में देखो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये सही बन रहा है, इसके हिसाब से सही बन रहा है। लेकिन ऐसे भी तो ये भी तो वही सेम हो गया ना, इधर बना दे डॉग। तो कुछ बिल्लियां यानी कुछ कैट्स, ये कैट्स हो गई, ये कैट्स इधर कैट्स वाले हो गई, क्या है? कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये डॉग हो गई। मतलब कि ये कुछ बिल्लियां क्या है? कुत्ते हैं। ये भी तो स्टेट ये बन रहा है ना, कंडीशन ये सही बन रही है। लेकिन इसके हिसाब से हम देखते हैं ना तो क्या आता है कि कुछ जो कुत्ते हैं ना वो चूहे भी हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, दूसरी स्टेटमेंट भी। तो ये देखो ये भी गलत, क्योंकि सटीक आंसर तक पहुंचना है हमें। तीसरा, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। अब ये देखो ये इसमें साफ साफ दिया हुआ है। अब किसी भी डायग्राम को उठा के देख लो,
किसी भी डायग्राम को उठा के देखोगे ना तो हमें समझ में आएगा। देखो इसमें भी देखो, कुछ जो कैट हैं वो चूहे हैं, कुछ कैट हैं वो चूहे हैं, कुछ कैट हैं वो चूहे हैं। उसमें क्या दिया है, कुछ बिल्लियां क्या हैं, चूहे हैं, कुछ कैट चूहे हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हर कंडीशन में सही बैठ रहा है, यानी इसका राइट आंसर केवल सी है, यानी केवल तीसरा सही है, और बाकी जो है वो अलग अलग स्थितियों में गलत बैठ रहे हैं, किसी में सही किसी में गलत, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 धन पूर्णांक PQRST में से कौन सा से एक ये एक क्रम में हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक ही क्रम में हो। 3 सम है और 2 विषम है, इनमें से 5 दे रखे हैं PQRST में, 3 सम और 2 विषम है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निश्चित रूप से सम है, निश्चित रूप से विषम है बता रहा है। देखो हमें अगर एक भी कंडीशन ऐसी मिल गई ना जिसमें इनका आंसर विषम आ रहा है तो फिर ये गलत हो जाएगा। और इसका निश्चित का रूप, इसका मतलब ये हो गया हर एक कंडीशन में है ना सम ही आना चाहिए। तो देखो पहले को देखो P + Q + R, यदि हम तीनों को सम सम मान ले, हम मान के देखेंगे तीनों 3 सम और 2 विषम दे रखा है, तो सम प्लस सम प्लस सम, तो सम को सम में जोड़ेंगे, जैसे 2 को 2 में 2 जोड़े, 2 को 4 में जोड़ दो, तो 2 को 4 जोड़ो 6, 6 को 8 जोड़ दो, तीनों सम संख्या हो जाएंगे, हमेशा सम ही आएगा। इन तीनों को सम मान ले तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, इवन। और इधर देखो कि विषम माइनस विषम, विषम कितना, विषम मान लेते हैं 6, विषम मान लेते हैं 7 हो गया, और विषम कितना मान लिया, विषम एक तो 7 मान लिया और हमने मान लिया क्या 5 मान लिया, 5। तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, इवन आ रहा है। तो इवन में से इवन जाएगा तो इवन ही बचेगा। इस तरीके से ये कंडीशन तो सही बैठते हैं, लेकिन अब हम दूसरे तरीके से रख के देखते हैं। मान लेते हैं पहले 2 को सम मान लेते हैं, तो P और Q क्या है, सम है, उनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन, इवन आ गया। लेकिन और R को मान लेते हैं विषम, क्या आ गया, विषम, ओड आ गया, ओड आ गया, ओड विषम, माइनस इनमें से एक को सम और एक को विषम मानेंगे, तो एक को मान लिया सम मान लेते, सम माइनस S को मान लिया सम, वो 2 है, और विषम मान लिया को क्या है, विषम संख्या है, T विषम है। तो देखो 2 तो शुरू में सम मान लिया था, एक ये हो गया सम, और एक S को सम मान लिया, Q को सम मान लिया, R को, एक तो हमने R को भी सम माना है और एक T को भी सम माना है, और बाकी सबको सम माना है। यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का 5, और इधर देखो इसको मतलब कि क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, ओड आ रहा है, ओड। और इसकी बात करें तो इवन में अगर ओड जोड़ेंगे, 2 में यदि 3 जोड़ो और 3 में यदि 4 जोड़ दो तो हमेशा इवन आएगा, इवन। और इवन में से यदि ओड को घटाएंगे, इवन कितना है, 3 हो गया, 3 में से 2 को घटाएंगे, सॉरी 4 हो गया, 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 4 मान लिया, 4 में से 3 को घटा दिया, इवन हो गया। क्या आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है, और एक क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या, यानी कि क्या है, ये निश्चित रूप से सम नहीं है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें क्या हो रहा है, ये विषम भी हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। वो कंडीशन कैसी है, आप P को, Q को और यदि S को क्या मान लिया, हम सम माने हैं अभी हमने जो किया है, और R को और जो T है उसको माना है हमने विषम, और जब इसको सॉल्यूशन हमने किया है ना तो हमारा आंसर विषम आया है, जबकि इसमें क्या दे रखा है, निश्चित रूप से सम है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को अगर पढ़े हम तो 2PQ 2R - 2S और T निश्चित रूप से विषम संख्या है। इसी प्रकार से है ना, हमने जैसा फर्स्ट किया उसी प्रकार सेकंड में हमने जो वैल्यू पुट करके देखेंगे ना, तो हम चाहे जो मर्जी मान ले, जिसको सम विषम मान ले, 3 को सम और 2 को विषम मानेंगे ना, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना हर बार में विषम आएगा। ये मैंने बहुत सारी कंडीशन रख के देखी है, क्योंकि आज वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती जा रही है, इसलिए मैं इसका जो आंसर होएगा ना वो आपको हर कंडीशन में विषम ही मिलने वाला है, क्योंकि इसमें 2P 2S और 2R दे रखा है, यानी कि अगर विषम भी मानेंगे और किसी भी संख्या को सम से गुना कर देंगे, 2 क्या है, सम संख्या है, तो वो हमेशा सम हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 8वें क्वेश्चन की बात करें तो यदि 100 पृष्ठ पे 150 पृष्ठ की एक पुस्तक में 1 से 150 तक संख्या अंकित करनी है, तो पुस्तक में अंकित जो मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है वो बताना है हमें। तो 150 पृष्ठ है टोटल, 1 से लेके 150 तक है, तो टोटल अंक गिनने हैं 1 से 9 तक कैसे हो जाएंगे, 1 से 9 तक 9 अंक हो जाएंगे, 1 2 3 एक अंक करके 9 अंक हो जाएंगे। 10 से लेके और 99 तक क्या है, 2 अंक है। अब हमें कितनी संख्या होगी ये कैसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से जो सबसे छोटी वाली संख्या घटाएंगे, कितनी बच गया 89, इसमें क्या जोड़ देंगे 1, यानी कि जो 90 कितने हैं, 90 जो संख्या ऐसी होंगी जो 2 डिजिट की होंगी, यहाँ पे मतलब 10 से लेके 99 तक आप गिनने बैठोगे ना तो 90 संख्या ऐसी हो जाएंगी जो क्या होंगी, 2 डिजिट की होंगी, 2 डिजिट की होंगी। यानी अंक पूछ रखा है कितने अंक है, तो एक कितने का है, 2, एक अंक, एक जो 1 डिजिट है उसमें, सॉरी एक संख्या में 2 अंक है, इसमें 90 संख्या हो, कितनी हो गई टोटल 180 डिजिट हो गए, यानी कि इनमें कितने आ गए 180 डिजिट। अब चलते हैं 100 से लेके 100 में 3 आ गया और 150 तक दे रखा है।
100 से 150 तक कितने डिजिट आ जाएंगे? अब देखो, अभी मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या, टोटल संख्या कितनी है वो देखेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, उसमें से कितनी आ रही है? 50, घटाने पर 50 आई, फिर उसमें लास्ट में घटा के 1 जोड़ देंगे, कितनी आ गई? 51। अभी 51 संख्या ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक अंक कितना है? 3 है। 100 में 3 हो गई ना, 101 में 3 हो गई, इसी तरीके से 150 तक 3 है, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 3 और 1 और 15, मतलब 153 ये हो गई। अब इसको हम टोटल इनको जोड़ देंगे सारे को, तो हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 9 और 3 12, 9 और 3 12, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 2 और 1 3, 342 क्या हो जाएंगे? टोटल अंक आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही अगर 200 तक भी पूछे, 1000 तक भी पूछे, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि हर साल रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं इन्होंने। और ये जो क्वेश्चन है, तो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करना है। इसको रखने का मेरा मोटिव बस मेन यही था। मैं आपको बता दूं सोल्यूशन कैसे करना है। हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हमें गिनने हैं कुल कितने डिजिट हैं ये। अब इसको जब गिनने बैठेंगे ना 1 2 3 4, तो टोटल 20 डिजिट आएंगे। तो इनको किस तरीके से ये जो क्रम बना सकता है, या तो 4 4 के बना सकता है, जैसे 4 4 अक्षरों के 4 4 अक्षरों के क्रम बना सकता है, 5 बना देगा, या फिर 5 5 डिजिट को लेके फिर क्रम बना सकता है कि 5 का 1 5 का 1 5 का 1 सेम मिलना चाहिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बना सकता है। तो जब इसको सोल्यूशन, जब इसमें क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का देखो एक आसान तरीका यही है। एक तो ये होता है कि अगर 4 4 का बना रहे हैं ना, तो हम जहां पे ज्यादा अंक है उस तरीके से पैटर्न समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे देखो 4 का बना देगा तो ABC डैश आ जाएगा, फिर डैश, फिर ABC, फिर डैश, फिर DAB, फिर डैश, फिर B से खत्म हो रखा है, यहाँ बी पे खत्म हो गया था 4 वाला, फिर B से ही शुरू कर रखा है, BCD। अब देखो सब में 4 4 डिजिट आ रहे हैं, चारों के चारों आ रहे हैं ABCD, लेकिन ये जो तीसरा वाला था इसमें A नहीं आया, फिर हमने A पुट कर दिया। यहाँ पे देखो A पुट करते ही फिर A जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया ABCD, यानी कि सीधी सी बात हमें पैटर्न समझ आ गया कि ABCD लिखना है, और जो लास्ट डिजिट होगा ना वहां से स्टार्ट करना है, और फिर सीक्वेंस से चलते रहेंगे। D आएगा तो D के बाद में A आएगा, फिर C, D के बाद में ABC आ जाएगा, तो C के बाद में DAB, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा क्या आएगा? देख 4 4 का पैटर्न क्या से आपसे आंसर आएगा, जैसे ABC, तो डैश में क्या आएगा? D आएगा, क्योंकि चारों में चारों अंक अलग अलग भी आने चाहिए, तो क्या आ जाएगा? D। अब फिर D आया तो फिर D से ही ये स्टार्ट हो रहा है दोबारा, फिर अगले डैश में D आ जाएगा। इस तरीके से D के बाद में ABC, फिर से C से स्टार्ट हो जाएगा, C, फिर C के बाद में क्या आता है? D, फिर A और फिर B, फिर B से स्टार्ट कर दिया इसने, BCD, फिर देन A आ जाएगा। ठीक के बाद मतलब A अभी तक बचा हुआ था, और फिर A से स्टार्ट करके अंतिम जो अनुक्रम है वो, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके हिसाब से आप इसको रख के कर सकते हो तुरंत, क्विक जब आप रख लोगे ना, इतना टाइम लगेगा नहीं। आप जब जैसे रख के पढ़ोगे ना, इनको पार्ट्स में पढ़ने लगोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैं समझाया तब थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो जीरो है उसको CHUR लिख रखा है, जीरो को ZERO को क्या लिख रखा है? CHU और R लिख रखा है, यानी इसमें पैटर्न समझना है। तो प्लेयर को क्या लिखेगा? Z से C की तरफ जाएंगे तो ABC +3 हो रखा है, और E से H की तरफ जाएंगे तो EFGH, इसमें +3 हो रखा है। R से U जाएंगे तो STU, इसमें +3, मतलब इसमें क्या चल रहा है? +3 का पैटर्न है। तो प्लेयर से हम +3 का पैटर्न बनाएंगे तो P से क्या जाएगा? देखो P से स्टार्टिंग में देखो 2 तो देखने की जरूरत भी नहीं है, फिर हमें तीसरा देखना है। तीसरे में ऑप्शन क्या आ रहा है? डिफरेंट मिल रहा है। P और L नहीं देखेंगे, हम A देखेंगे। P देखेंगे तो देखो QRS ऐसा आ जाएगा। मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, वो तो शॉर्ट ट्रिक होती है कि जहां तक सेम मिल रहा है वहां तक तो मिलाने से भी क्या ही फायदा है। L देखोगे तो LMNO आ जाएगा, देखो SO तो सभी में है। अब यहाँ से वेरिएशन आएगा। अब देखो A दे रखा है, A में 3 जोड़ेंगे तो BCD आ जाएगा। इसी प्रकार से Y में जोड़ेंगे तो Y के बाद ZAB, तो SODB, देखो यहाँ पे देखो DB, ये दो, या एक तो कट चुका है। अब देखोगे E को कटेंगे, E को करेंगे तो EFG, इनके बाद में FGH, H आना चाहिए, H आएगा तो ये भी कट जाएगा, H दोनों में है। अब लास्ट तक जाना पड़ रहा है। R की बात करें तो अभी R को यहाँ से देख सकते हो, R के बाद में U +3 करेंगे तो U आएगा, तो U आएगा मतलब यानी D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें पैटर्न था +3 वाला। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। अभी तो क्या है, शुरुआत हो रखी है। आपको कई कुछ क्वेश्चन बेसिक लगेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं एक एक पैटर्न पर, क्योंकि कुछ भी छोड़ने वाले हैं नहीं। और जब तक कि हमारा पेपर नहीं होंगे तब तक ये सीरीज चलने वाली है। तो इसके जुड़ने का यही फायदा होगा कि कई सारे कंसेप्ट आपके कई बार रिवीजन हो जाएंगे। इसके अलावा आज का जो फाइनल क्वेश्चन है ना, जो होमवर्क का क्वेश्चन है, वो ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सोल्यूशन करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भी कोई अगर पैटर्न आपको किसी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का आता है और भी आसान कोई आ रहा है, तो आपको वो भी कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखना है, ताकि जो आपके जैसे और भी भाई लोग हैं, जो सिस्टर्स हैं आपकी, उनकी क्या हो जाए, हेल्प हो सके। तो ये ट्यूशन हो गया हिंदी में, और आपको इंग्लिश में देखना हो तो इंग्लिश में भी है। तो आज की जो हमारा वीडियो है उसमें हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।
और आपके फीडबैक इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 50 लाइक वाले फीडबैक दे सकते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंशन आपको मिल जाएगा अगले ही दिन। और जब अगर कमेंट में 10 प्लस कमेंट, हर 10 प्लस कमेंट पे आपको एक बोनस का क्वेश्चन भी मिल रहा होगा। ये आप पे डिपेंड करेगा, 10 तो फिक्स है ही। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।